महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आज के स्वाध्याय का विषय चेतन अचेतन सुपरचेतन मन, वांग्मय संख्या 22, पृष्ठ संख्या पुराने संस्करण में 2.154 और विषय आगत की झांकी अवचेतन के झरोखे से। आज का वाचन आदरणीय हिना शर्मा दीदी का है तथा सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय विवेक शर्मा जी का है। दीदी से निवेदन है कि वे आज का वाचन आरंभ करें। दीदी। हेलो, प्रणाम। हिना दीदी है नहीं शायद। वो एक्चुअली छोटा ही चैप्टर तो मैंने ले लिया था भैया, वो थोड़ा ऑफिस में बिजी हाँ, थी। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो कोई भी वाचन कर सकते हैं, जो भी वाचन करना चाहें। बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे को भी कोई बहुत ज्यादा इसमें बताने लायक नहीं लगा, तो मैं ही वाचन कर लेता हूँ। एक आध ही ठीक है भैया, वाली जो मेरे को लगी, आपके लेवल पे तो मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक, सभी को प्रणाम। आज का विषय आगत की झांकी अचेतन के झरोखे से। स्वप्न विद्या अध्यात्म विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग और मानव जीवन की एक अवस्था है, जिसका विकास परिष्कार करके अचेतन मस्तिष्क की छिपी रहस्यमय शक्ति को जागृत किया और परोक्ष जगत के रहस्यों को आसानी से समझा जा सकता है। इस तथ्य को उन घटनाक्रमों के माध्यम से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है जिसमें भूत या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास व्यक्तियों को स्वप्नों के द्वारा मिल जाता है। कभी कभी तो भावी दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और पूर्वाभास सामूहिक रूप से भी होता है। एक ही घटनाक्रम के दृश्य या प्रेरणा अनेक व्यक्तियों के अचेतन मस्तिष्क में स्वप्नावस्था में कौंध जाते हैं और उन्हें अपनी जीवन रक्षा के लिए सचेत करते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि चेतना के धरातल पर सभी मनुष्य एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तभी तो घटनाक्रम के घटने से पूर्व ही उसके स्वरूप की घटने के समय की जानकारी सामूहिक रूप से कईयों को स्वप्न में ही मिल जाती है। इस तरह की अनेक घटनाओं का वर्णन दी अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, स्पेस एंड टाइम एवं टू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेसीज नामक पुस्तकों में विस्तार पूर्वक किया गया है। ऐसी एक घटना वेल्स, इंग्लैंड के एक गांव एबरफेन की है, जहां लगातार 5 दिनों की घनघोर वर्षा के कारण कोयले का एक विशाल पहाड़ अचानक धंसकर और प्रबल वेग से बहने लगा। प्रवाह इतना तीव्र था कि गांव के निकटवर्ती स्कूल उसमें देखते देखते दब गया और उसमें उपस्थित 150 के करीब छात्र छात्राएं एवं शिक्षक सभी जीवित दफन हो गए। उन्हें निकलकर भागने का अवसर न मिला। इसके अतिरिक्त गांव के आसपास के अन्य घर भी उसमें दबकर नष्ट हो गए। कितने ही ग्रामवासी और उनके पशु इस आकस्मिक विपदा में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई। यह प्राकृतिक विपदा सन 1966 के अक्टूबर माह की 21 तारीख को सवेरे 9:14 पर घटित हुई। समीपवर्ती के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को इस विभीषिका का पूर्वाभास बहुत पहले हो गया था। उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा एरिल जोन्स को घटना से 2 दिन पूर्व ही स्वप्न में वह भयावह दृश्य दिख गया था। जोन्स ने अनुभव किया कि स्कूल अपने स्थान पर नहीं है, जिसकी वजह कोयले का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। उसने यह बात अपनी मां को बताई, पर उसके कथन को हंसी में टाल दिया गया। इसी प्रकार एक महिला के स्वप्न ने देखा कि एक काला पहाड़ बाहर बह रहा है। कुछ बच्चे चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं और कुछ उसकी चपेट में आकर अपनी जीवन लीला गवा बैठे हैं। एक व्यक्ति को पूर्वाभास हुआ कि एक बच्चा टेलीफोन बूथ की ओर भाग रहा है और कुछ अन्य लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। सबके पीछे काला पानी का वेगवान प्रवाह गतिमान है। एक महिला ने यह दृश्य देखा कि उक्त स्कूल के कुछ विद्यार्थी अपनी स्कूली पोशाक के
आसमान की ओर गमन कर रहे हैं, जबकि एक वृद्ध पुरुष एबरफिन शब्द स्वप्न स्पष्ट और चमकदार अक्षरों में लिखा दिखाई पड़ा। इन सारी बातों का पता तब चला जब समाचार पत्रों वालों ने उक्त घटनाओं से संबंधित पूर्वाभास का सर्वेक्षण किया। पाया गया कि एक महिला को दुर्घटना से 2 सप्ताह पूर्व ही चीखते चिल्लाते हुए काले पहाड़ के नीचे दबे हुए कुछ बच्चों का दृश्य स्वप्न में दिखा था। कैट निवासी एक युवक को 15 दिन पूर्व इस घटना का पूर्वाभास हो गया था कि कोई दुर्घटना होने वाली है, जिसमें सैकड़ों लोग काल कवलित होंगे। इसी प्रकार वेल्स के एक अन्य स्कूल के अध्यापक अलेक्जेंडर वेन का घटना से संबंधित दृश्य कई दिनों तक लगातार दिखाई देते रहे। उसने इस आधार पर एक पेंटिंग भी बना ली थी। प्लायमथ की मनोवैज्ञानिक की श्रीमती मिल्डन को ध्यान की स्थिति में इस आपदा का आभास मिल गया था, जिसका उल्लेख उसने अपने पड़ोसियों से भी किया था। बाद में जब वही दृश्य टीवी पर दिखाया गया तो पड़ोसी हैरत में पड़ गए और कहने लगे कि यदि संकेतों को समझने का प्रयास किया गया होता तो निश्चय ही दुर्घटना से पूर्व लोगों का बचाया जा सकता था। स्वप्नों के माध्यम से कई बार ऐसी षड्यंत्रकारी घटनाओं का भी पूर्वाभास हो जाता है, जिनमें अपने सगे संबंधियों या अन्यों द्वारा जान खतरे में पड़ने वाली होती है। ऐसे ही एक पूर्व बोध इंग्लैंड के मैट्री ट्यूडर के शासनकाल के समय निकोलस विट्टन का हुआ था। उस समय निकोलस पेरिस ने इंग्लैंड का राजदूत था। उसे एक दिन स्वप्न हुआ कि उसका भतीजा टॉमस विट्टन स्वयं को एक ऐसे षड्यंत्र में फंसा रहा था जिसे परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता है और उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। आरंभ में तो निकोलस ने कोई ध्यान न दिया, पर जब वही स्वप्न लगातार कई दिनों तक बराबर दिखता रहा तो उसने विशेष स्वप्न मानकर उसे गंभीरता पूर्वक लिया और इस आशय का एक पत्र महारानी को लिखकर यह निवेदन किया कि टाइम को कुछ समय के लिए पेरिस से वापस बुलाकर उसे कारावास में रखा जाए। विषय की गंभीरता को समझते हुए ऐसा ही किया गया। उसे बंदी बना लिया गया। इस घटना के थोड़े दिन पश्चात ही रानी के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र का पता चला, जिससे टॉम्स के कई साथियों को फांसी की सजा दी गई। वस्तुतः इस तरह के पूर्वाभास परक स्वप्न अचेतन की स्थिति में होते हैं, क्योंकि पूर्ण सचेतन की स्थिति में मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक दूसरे के समन्वय से काम करते हैं एवं एक की स्वतंत्रता दूसरे का अंकुश लगा रहता है। अतः कोई सार्थक दृश्य प्रस्तुत करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। किंतु जब व्यक्ति स्वप्न की अचेतन अवस्था में होता है तो दोनों के क्रियाकलाप स्वतंत्र होते हैं। फलतः यदा कदा मन को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की झलक झांकी मिल जाती है। अपनी भावनाओं को परिष्कृत एवं चिंतन चरित्र को उदात्त बनाकर अचेतन मन का परिष्कार किया जा सके तो संभावित भविष्य की झलक झांकी प्राप्त कर सकना हर किसी के लिए संभव है। ये तो चैप्टर हुआ। इसमें वैसे तो भैया सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी जो 2-3 चीजें मेरे को जो समझ में आई इसमें, एक तो जो पहली पैरा है उसके अंदर एक लाइन है जो गुरुदेव ने लिखी है। उसमें लिखा है कि ये घटनाएं बताती हैं कि चेतना के धरा पर सभी मनुष्य एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं चेतना के लेवल पे। ये और दूसरी जो इसके अंदर बात पता, अच्छा इसका प्रमाण ये भी होता है, जैसे हमारी मदर भी कभी कभार कहती थी, जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उनको रात को पता लग जाता था, वो फोन करके पूछती थी सब ठीक तो है ना, तबीयत ठीक तो है ना। तो हमारा शायद जिसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं, तो उसके प्रति तो हमारे अंदर मेरे को लगता है कई बार ऐसी चीजें आ जाती है मन में कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है। दूसरा जो इसके अंदर एक लाइन है कि जब हम सचेत रहते हैं तब जो हमारे दोनों मस्तिष्क हैं वो एक दूसरे के समन्वय से काम करते हैं। तो ये जो होता है स्वप्न अवस्था के अंदर इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उसके अंदर अचेतन अवस्था में हम लोग रहते हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट काम करते हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भावनाओं को परिष्कृत एवं चिंतन चरित्र को उदात्त बना लिया जाए और उससे अचेतन मन का परिष्कार किया जाए तो ये भविष्य की झलक झांकी बहुत इजीली हो जाती है। गायत्री परिवार में मैंने कई लोगों को सुना है, अब ये नहीं पता वो क्या सही है गलत, लेकिन कईयों ने बताया कि जब साधना उनकी बहुत अच्छी चल रही थी या चल रही है तो पूर्वाभास कई चीजों के अंदर हो जाता है। केवल गायत्री परिवार नहीं, और भी जो परिवार में या कहीं बाहर मैंने बातें की तो जैसे रोज एक व्यक्ति वो सत्संग करते थे तो उनको मतलब 12वीं में या फर्स्ट ईयर के अंदर ही उनको ऐसा हो गया था, इतनी अच्छी पकड़ आ गई थी कि
उनको पता लग जाता था घर में क्या होने वाला है। तो वही है कि जितना खुद को परिष्कृत किया जाए, भावनाओं को, हमारे अंदर के सामान्यतः, मेरे को लगता है शायद ऐसा होता है कि व्यक्ति आसपास की उलझनों में इतना घिरा रहता है, ऑफिस में, घर गृहस्थी में, या यहाँ वहां अपने आप को भटकाए रखता है। ऐसी स्थिति बन पाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सपने भी उसी तरीके के आते हैं जिस तरह के हमारे क्रियाकलाप रहते हैं। लेकिन साधना की स्थिति के अंदर जब मन को शुद्ध किया जाता है, शांत किया जाता है, जब वो घड़े की हलचल मिट जाती है, तब वो शायद प्रतिबिंब देखना आसान हो जाता है, और ऐसी स्थिति शायद उत्पन्न होने लग जाती है कि थोड़ा पूर्वाभास की हमें स्थिति बनने लग जाए। ये भैया बस मेरा थोड़ा सा एनालिसिस है, आगे आप लोग। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये जो चैप्टर है, आज का चैप्टर जो है, बिल्कुल इसमें गुरुदेव ने सही कहा है कि अचेतन मस्तिष्क हमारा ये भविष्य की झांकी कर सकता है। भविष्य की नहीं, भूतकाल में भी कई स्मृतियां ऐसी होती हैं जो पूर्व जन्म जन्मांतरों की होती हैं, वो भी अचेतन के माध्यम से ये पता लगती रहती है, क्योंकि अचेतन का विस्तार बहुत अधिक है। इसके अंदर बहुत जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां इसमें रहती हैं। और जो अचेतन मस्तिष्क है, ये भूचुंबकीय धाराओं के संपर्क में रहता है हमेशा। जब हम अल्फा स्टेट में आते हैं, तो अल्फा स्टेट में जब हमारी फ्रीक्वेंसी भूचुंबकीय धाराओं से शूमन स्पेक्ट्रम से मैच होने लगती है, तो सारी की सारी घटनाएं हमारे अंदर उतरने लगती हैं, चेतन मस्तिष्क में उतरने लगती हैं। तो जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं अचेतन मस्तिष्क का जो है हमेशा ये रहता है। कॉस्मोस से, सूक्ष्म जगत से हमेशा जुड़ाव रहता है चेतन मस्तिष्क का। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी इसमें ये आता है, और कभी महसूस भी हुआ है कि अचेतन मस्तिष्क जब धीरे धीरे परिष्कृत होने लगे, तो आप उसे कोई काम दे दीजिए। जैसे कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, या किसी चीज का हमें समाधान ढूंढना है, तो वह चेतन को आप काम दे दीजिए कि आप इस तरीके से जो है ये चीज मुझको करके दीजिए, और फिर आप भूल जाइए। तो अचेतन अपने स्तर से प्रयास करता रहता है, और जैसे ही अचेतन को जो है वो काम अचेतन द्वारा पूरा हो जाता है, तो फिर चेतन में लाके उसे प्रस्तुत कर देता है। तुरंत हमें याद आ जाता है, अरे ये चीज का समाधान ढूंढ रहे थे, ये चीज मिल गई। तो ये अनायास नहीं होती, ये अचेतन की ही एक विधि व्यवस्था है, जिससे वह एक, इसको कहते हैं ना कि गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर अचेतन का परिष्कार हो जाए, तो ये एक देवता के रूप में ये काम करता है। जैसे हम देवता को किसी कोई 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 देवता है, उसको हम कोई काम उनसे कोई मांगे कुछ, कि हमारी ये आकांक्षा पूरी हो जाए, हमारे ये समस्या का समाधान हो जाए, हमें ये समस्या का समाधान चाहिए। तो जैसे कोई देवता हमारी पूरी करता है, वैसे ही अचेतन बिल्कुल एक देवता की तरीके से ये हमें ये करता रहता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत से जुड़ा रहता है। और सूक्ष्म जगत में सारी चीजें होती हैं, उसमें भविष्य भविष्य के घटने की घटनाएं, क्योंकि सारी की सारी घटनाएं जो है पहले सूक्ष्म में घट जाती हैं, फिर धीरे 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 उनका प्रकटीकरण जो है स्थूल जगत में होता है, लेकिन सूक्ष्म पहले से घटी रहती है, घट चुकी होती है। या फिर ये कहें कि एक पूरी की पूरी स्टोरी बनी हुई है। जैसे हम लोग सिनेमा घर में हम लोग ये देखते हैं कि एक रील बनी होती है, उसमें बचपन में कभी हम लोग ये देखते थे, तो उसमें जो छोटे छोटे नेगेटिव आते थे, तो वो जो है उसमें हम लोग वो सामान खरीदते थे खाने पीने वाला, उसमें नेगेटिव निकला करते थे। तो उसमें नेगेटिव में जो है हम लोग देखते थे, तो उसमें जो फिल्म चलती है उसमें एक्टर एक्ट्रेस के जो है अलग अलग फोटो, और वो उसमें एक्शंस होते थे वो। तो ये पूरी की पूरी रील जो है एक पूरी रील बनी रहती है, जैसे जैसे रील घूमती जाती है वैसे वैसे जो है ये चित्र चलता रहता है। तो पूरी की पूरी रील, जैसे ही हमारा जन्म होता है, पूरी की पूरी रील हमारी बनी हुई है, वो तो केवल घटती है। तो किसी ने कहा है कि लाइफ इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, और वी हैव टू रिस्पॉन्ड दोज इवेंट्स।
कि हमें तो केवल रिस्पॉन्ड करना उन इवेंट्स पे। एक सीक्वेंस इवेंट से एक क्रम है जिससे घटनाएं आ रही हैं, और हमें केवल जो है उन घटनाओं का अपने अनुसार हम लोग केवल उनका उत्तर देते हैं, केवल उनको जो है समय स्थिति परिप्रेक्ष्य के अनुसार, उनके अनुसार हम उस घटनाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन पहले से ही सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं सूक्ष्म में, तो ये अचेतन मन इनको पकड़ लेता है, क्योंकि अचेतन सचेतन जो है सीमित है, चेतन मस्तिष्क जो है सीमित है। ये केवल इस सीमित संसार तक है, जितना जितना हमें दिखाई दे रहा है, जितना हम सोच पा रहे हैं, जितना हम सुन पा रहे हैं। प्रत्यक्ष में जो है वही चेतन काम करता है, लेकिन प्रत्यक्ष से बहुत अधिक अप्रत्यक्ष है, बहुत अधिक सूक्ष्म है, और अचेतन सूक्ष्म को भी पकड़ लेता है। तो इसमें गुरुदेव ने एक टॉपिक और इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में दिया है कि साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, जो भैया अभी बता रहे थे कि साधना के द्वारा जब परिष्कार होता है तो मनोभूमि बड़ी व्यवस्थित हो जाती है। वैसे मनोभूमि अस्त व्यस्त रहती है। यहाँ पर कोई कुछ घटनाएं अगर अचेतन मस्तिष्क के द्वारा इसमें प्रवेश करती भी हैं, तब भी हमें समझ नहीं आता कि वो, लेकिन जैसे 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 कहते हैं ना कि जैसे पानी जो है ठहर जाता है, तो उसमें कोई भी साफ पानी में, ठहरे हुए पानी में कोई चीज अगर तल में गिर जाए तो बिल्कुल तल में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर उसमें लहरें चलती रहे तो वो कोई चीज नीचे से दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से जब एकदम मन स्थिति स्थिर हो जाती है, तो कोई भी चीज जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना भी हमें बिल्कुल उसका आभास, पूर्वाभास हो जाता है। जैसे इसमें एक बताया गया कि महिला को ध्यान के समय में यह आभास हो गया, और उन्होंने जो है कि इस तरीके से ये होने वाला, अपने पड़ोसियों को घटना बताई। तो पड़ोसियों ने जब सुना और उसके बाद में जब ये एक्चुअल घटित हुई तो फिर हैरान हो गए पड़ोसी कि इनको कैसे मालूम पड़ा। तो ध्यान की अवस्था में भी जो है, जब मन स्थिति शांत रहती है, तब भी जो है बहुत सारी घटनाएं हमें अपने आप ही ये मालूम पड़ने लगती हैं, स्वप्न की घटनाएं मालूम पड़ने लगती हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा परिष्कार हो जाता है, ये अचेतन मन ही, अचेतन मस्तिष्क ही जिसको अभी हम लेके परेशान रहते हैं कि हमारी ऐसी आदतें हैं, हमारे ऐसे संस्कार हैं, जिसको लेके परेशान रहते हैं, एक बार परिष्कृत हो जाए तो ये एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना देवता के रूप में जो है ये काम करता रहता है, और बहुत सारी हमारी कामों को ये बैकग्राउंड में पूरा करता रहता है। जी। शांत शांतिलाल जी, आपका हैंड रेस, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी भैया, प्रणाम सभी को। भैया प्रणाम। मैं मेरे कुछ तो ये मान के चले कि मैं मेरे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, और उसमें से ही एक दो प्रश्न बनेंगे, वो संभव हो तो उनके समाधान। पिछले 10 से वर्षों से मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे स्वप्न आते हैं, और उसके 15-20 दिन बाद ऐसी घटनाएं फिर घटित होती है। तो वो शुरू में तो मैं उसका इतना उनको मतलब उसका निरीक्षण नहीं करता, लेकिन पिछले 2-3 साल से मैंने विशेष उन पे ध्यान दिया। तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मुझे एक रात को स्वप्न आता है, और उसके मतलब 20 से 25 दिन मान के चले, उसमें मेरे साथ में फिर सेम वैसी नहीं, लेकिन घटना घटती है। और वो अगर उसको देखें तो कभी भी मतलब अच्छी घटना नहीं घटी, कभी वो जो भी बुरा होना होता है तो वो मुझे अजीब प्रकार का स्वप्न आता है, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ में वो घटना घटित होती है। और पिछले 2 साल से कंटिन्यू मैं उसको तो बिल्कुल ऐसे डायरी में नोट कर लेता हूँ। आज रात को अपने को कोई स्वप्न आया है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। और अपने गायत्री साधक है तो मैं अभी उनको 2 साल से बता भी देता हूँ, यार आज रात को मुझे ऐसा स्वप्न आया है, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां चित्र विचित्र हो। अभी मैं 27 तारीख जो सासाराम के लिए निकला था घर से पूरे परिवार को लेकर, तो उसके 10 दिन पहले मुझे स्वप्न आया कि उसमें एक ऐसा तेल में जला हुआ एक कोई व्यक्ति, वो बिल्कुल जलते हुए ऊपर एकदम तैर के ऊपर आ गया। मैं थोड़ा चिंतित हुआ, मैंने कहा यार मैं दोनों बच्चों को और वाइफ को बाई कार इतनी दूर लेके जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ घटना घटित हो जाए, क्योंकि जब भी अपने को स्वप्न आते हैं अपने साथ कुछ न कुछ होता है। अब 29 तारीख को मैं वहां से निकला अयोध्या से, और ये सुल्तानपुर के पास आते आते मेरी कार में एक व्यक्ति वो बाइक लेके घुस गया, एक्सीडेंट हो गया मतलब वहां पे। ये अभी पिछले 27 तारीख की बात है। पिछले साल की ये घटना ऐसी है कि मैं ग्राइंडर से बांस काट रहा था, तो उसके 20 दिन पहले मुझे एक ऐसा स्वप्न आया था कि जिससे मतलब एक कोई विचित्र प्रकार की घटना घट रही, और वो
ग्राइंडर में 8 दिन से चला रहा था, प्याज भंडारण के लिए मैं बड़े बड़े जंगले बना रहा था, तो अंतिम 5 बांस बचे थे। 8 दिन से मैं कंटिन्यू बांसे काट जा रहा था। उसकी एक व्यवस्थित मशीन थी, उस मशीन को मैंने छोड़ दिया और हाथ में ग्राइंडर ले जल्दबाजी में। वो ग्राइंडर विद इन सेकंड में छूट के मेरे राइट पैर में आके घुटने के पास लगा और मुझे 11 टांके आए फिर उससे। तो ऐसा, अब ऐसी घटनाएं तो मेरे पास बहुत सारी है कि जो मैं अक्सर मेरे साथ होती है। और वो जो स्वप्न आता है तो मैं मतलब थोड़ा सा डरा डरा सा हो जाता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा क्यों होता है कि जो स्वप्न आता है उसके बाद गलत ही घटित होता है। मतलब ऐसा स्वप्न कभी नहीं आया कि वो बहुत अच्छी चीज हो रही है और वो अपने को स्वप्न में पहले से दिखाई दे रही है। जी भैया। जी भैया, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। भैया पूर्वाभास हम इसका लोग को। एक रीजन दूं क्या अमन भैया? हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, उसका शायद एक आंसर ये भी हो सकता है कि बुरी चीजें पहले ही पता लग रही है तो उसके लिए आप सावधानी ले सकते हो। अच्छा, अगर अच्छी चीजें पहले ही पता लग जाए ना कुछ होने वाली है, तो शायद आदमी उसके लिए प्रयास करना छोड़ देगा, तो वो ठीक नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है फिर वो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। भैया, इसमें एक चीज और है। जब से गुरुदेव ने लिखा है कि अगर बुरे स्वप्न आए तो उनको किस तरीके से, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में लिखा हुआ है। तो उसमें जो है बुरे स्वप्न का परिहार ऐसे कुछ करके टॉपिक है। उसमें गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि अगर ऐसे बुरे स्वप्न आते भी हैं तो अपन कुछ उसके निमित्त कुछ साधना, कुछ अतिरिक्त साधना वगैरह कर लें गायत्री मंत्र से, तो फिर वो टल भी जाते हैं, है ना। तो अपन ये प्रयोग भी करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो कुछ आप साधना वगैरह करके और उसको जो है न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। जी 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 हाँ, वो बुरे सपनों का परिष्कार वो ऐसा है, चैप्टर तो है महाविज्ञान में। हाँ 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 हाँ। वो तो आज ये चैप्टर आया तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ मतलब पिछले 10 वर्षों की मुझे घटना याद है और पिछले 2 वर्षों की घटनाओं को तो मैंने क्रमबद्ध याद रखा है कि ऐसा होता ही है कि वो इसलिए मैंने बात रखी सबके सामने की मतलब ये मेरे साथ मतलब प्रेजेंटली होता ही रहता है। हाँ, तो देखिए ये दोनों तरह, इसमें दोनों का 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी जो है तपश्चर्या से और उससे साधना से जो है इस तरीके की अनुभूतियाँ आपको होती हैं। या फिर वो ये भी हो सकता है कि पिछले जन्मों की जो है कुछ साधनाओं से और उससे भी हम लोग को जो है ये क्षमताएँ प्राप्त हो जाती हैं कि पूर्वाभास इसमें ये होने लगता है। जी। जी। शांतिलाल भैया, जय जी श्री भैया। कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। हमको जो लगता है कि साधना में कुछ कमी रह गई है अपनी, और ये मन में आते हैं हर मनुष्य के। कहीं पढ़े हैं हम भी गुरुदेव के पुस्तक में, हर मनुष्य के दिमाग में 60,000 झूठा और सही सब स्वप्न आते हैं दिमाग में 24 घंटे में। जब ध्यान लगाते हैं तो उसको निकालना भी पड़ता है। हो सकता है उसको निकालने में कुछ बुरा भी निकले और कुछ सही भी निकले। जी उसमें जी निकलने जिसको सफाई हम कह सकते हैं, सफाई उसको निकलने देना चाहिए। और निकल जाएगा तो आपको कुछ अहित नहीं होगा। आपने तो गुरुदेव की सेवा में बांस काट के उनके सेवा में लगे हुए थे कि उनका भंडारा वगैरह में कोई कमी नहीं रहे। नहीं, कहीं ना कहीं ध्यान में आपको कमी हो गई है। और दीदी भी, कोई दीदी या भैया, अमन भैया कोई बोल रहे थे अभी, बहुत बढ़िया बतलाया है कि साधना में कहीं ना कहीं खोट है, चाहे पिछले जन्म का कुछ बैलेंस आ रहा है, उसको निकालने के लिए इसमें अभी समय अभी बहुत है भी। आप चाहिएगा तो भैया उस पूरा निकल के पूरा सफाई हो जाएगा। और अब आगे घटना है इसके बाद में, आज के बाद में मैं दावा करता हूँ कि अब वो घटित नहीं होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी भैया। जी, देखिए इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन इसमें देखिए हम लोग इसका देखिए साधना में कमी या अधिकता, इसका कोई व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर सकता, है ना। इसका तो केवल गुरु ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी साधना किस तरीके की कैसे चल रही है। ये अलग अनुभूतियाँ एक अलग विषय है ये। अब मान लीजिए कि अब कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं,
राम भगवान राम के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में, सबके जीवन में आए। तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि उनकी साधना में कहीं ना कहीं कमी थी। कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ जो है कर्म फल के सिद्धांत हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। तो उसमें जो हमारा प्रारब्ध होता है वो तो कैसे भी खत्म नहीं होता है, उसको तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्का हो जाए, इसको भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है इसको इस दृष्टि से देखा जाए कि भाई हमारे प्रारब्ध हैं, हमें उसका पूर्वाभास हो रहा है। हो सकता है कि वो पूर्वाभास नहीं भी होता, लेकिन फिर भी प्रारब्ध आते हैं, है ना। तो जी जी भैया, इसीलिए मैं तो जब से पंचकोश से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने, और जब इसके पहले अपने गहना कर्मणों की क्लास ली थी, और एक दिन गोकुल जी भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अपने प्रारब्ध नहीं, कभी कभी सामाजिक प्रारब्ध भी अपने को भोगना पड़ते हैं। तो मैं तो जब भी स्वप्न आता हूँ तैयार हो जाता हूँ कि भाई 1 आध महीने में कोई घटना घटेगी तो एक प्रारब्ध और कटा तो अच्छे है कि जितने ज्यादा इसमें कट जाए। कम से कम ये भी गुरुदेव का आशीर्वाद है कि अपने को 1 महीने पहले पता चल जाता है कि अपने साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब वो फैक्ट तो नहीं पता चलता होता है क्या होगा, पर जो भी हो, तो जब से पंचकोश से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने उसको भी पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया कि चलो ये प्रारब्ध तो कुछ भी अब और कटेगा, तो एक भार और कम हो जाएगा अपने पे से। मैंने भी उसको बिल्कुल इस तरीके से लेना प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल, ये संसार कर्म फल के सिद्धांत से ही चल रहा है। और जो जो भी हमने किया, हम बिना भोगे उसको नहीं जा सकते, है ना। अब उसके बारे में पहले पता लगे चाहे ना लगे, अब पता लगने से ये हो जाता है कि थोड़ा उसको हल्का करने के लिए हम लोग कुछ कुछ ना कुछ कोर्स ऑफ एक्शन अपना बना सकते हैं, अपनी साधना बढ़ा दें, है ना। अपना जो है जप इत्यादि बढ़ा दें, ध्यान बढ़ा दें, और अपना दान पुण्य इत्यादि बढ़ा दें, तो उससे कुछ उसका भार हल्का हो सकता है। जी 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 जी। जी। जी प्रसून भैया। जी भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। भैया एक मन में प्रश्न आ रहा था कि जैसे एक बात आई कि हम सभी का जो है जुड़ाव चेतना की अवस्था में, अचेतन की अवस्था में, मतलब अचेतन के स्तर पे चेतना का जुड़ाव हम सभी का है। और दूसरी जो बात आई कि जो भी होने वाली, घटित होने वाली घटनाएं हैं भविष्य में, तो उसका भी आभास हमें अचेतन के माध्यम से होने लगता है। तो हमारा जुड़ाव तो आपस में है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो बात कही कि सूक्ष्म जगत से भी जो जुड़ा है, तो सूक्ष्म जगत को ये सृष्टि का अचेतन हम उसको समझे क्या, ऐसा है क्या? और दूसरी चीज, जब ऐसे ही आभास होती है, तो वो क्या हमें सचेत करने के लिए है कि बात आई कि वो घटित हो चुकी होती है, बस हमें आभास हो जाता है, तब सचेत करने वाली बात नहीं हो सकती? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था मैं यहाँ से, तो इस पे थोड़ा सा भी क्लियरिटी आ पाई क्या? जी जी भैया, तो पहली बात तो ये है कि हमारा व्यष्टि मन है ना। हर एक व्यक्ति का एक इंडिविजुअल मन है ना। तो व्यष्टि मन से हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे विचार जो है हर एक को स्पर्श करते हैं। तो जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो विचार हमारे अंदर से वैचारिक तरंगें जाएंगी किसी दूसरे के मस्तिष्क में, उसको प्रभावित करेंगी। हम जो सोच रहे हैं हो सकता है वो भी वही सोचने लगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग व्यष्टि मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक समष्टि मन भी है, जिस पूरी प्रकृति का मन कहा जा सकता है ना। तो वो समष्टि मन भी है। तो सारी की सारी घटनाएं सूक्ष्म की समष्टिगत मन के द्वारा ही ये घटित होती हैं, है ना। उसी में ही जो है समष्टि मन से ही। तो उस जब हमारा व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़े आता है, तो फिर सूक्ष्म की झलक झांकियां भी हमें मिलने लगती हैं। ये जो अचेतन मन का जो है, ये कहा जाए कि इसमें हमें भी मिल रही है। तो अचेतन मन जो है व्यष्टि मन के संपर्क में रहता है हमेशा। तो जब संपर्क में रहता है तो वहाँ समष्टि मन के संपर्क में रहता है, तो वहाँ की घटनाएं उसमें उतरने लगती हैं। तो घटनाएं उतरने लगती हैं तो हमें पूर्वाभास होने लगता है, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग बन जाती है। चेतन की ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इसलिए जो है वो हो जाता है, उधर उधर कनेक्शन बन जाता है। मेडिकल साइंस के टर्म्स में भी देखें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी हमारी अलग अलग हो जाती है। जब हम लोग इसमें रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो जागृत अवस्था में हम लोग ये बीटा स्टेट में रहते हैं, है ना। बीटा स्टेट बोलते हैं उसे।
तो बीटा स्टेट की फ्रीक्वेंसी जो है करीब वही 13 टू 17 साइकिल पर सेकंड, 18 साइकिल पर सेकंड, ऐसी ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें हमारा मस्तिष्क जो है क्रियाशील रहता है, बहुत क्रियाशील। और जब हम लोग इसमें आते हैं, अल्फा स्टेट में आते हैं, 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारी शूमन फ्रीक्वेंसी से मिलती है, जिसको हम लोग समष्टि मन बोलते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना। तो हो सकता है कि हम लोग स्वप्नावस्था में भी इस अवस्था में पहुंच जाएं, और ये हो सकता है कि हम लोग जो जागृत अवस्था में भी लोग, योगी लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान से भी अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब ये आइंस्टीन थे, ये हमेशा अल्फा स्टेट में रहा करते थे, है ना। इसीलिए प्रकृति का तो उन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ लिया। तो ये हर एक की जो स्टेट जो है, ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस समय किस स्टेट में आ जाए। तो एक बात तो ये वाली ये हो गई। और दूसरी बात, जो अभी आप ये कह रहे थे कि अ, इसमें कि सूक्ष्म में घटना घटित हो जाती है ना। और फिर जो है उसे स्थूल में हम लोग जो है पकड़ते हैं, और उसको जो है स्थूल से सूक्ष्म बदल भी सकते हैं, है ना। तो देखिए, सूक्ष्म में कुछ भी हेरफेर हो सकता है, सूक्ष्म में हेरफेर किया जा सकता है, पदार्थ में हेरफेर नहीं किया जाता। जब जब वो घटना कोई स्थूल जगत में घट गई, तो पदार्थ के स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, लेकिन सूक्ष्म बदला जा सकता है ना। सूक्ष्म में जो है सूक्ष्म मन के द्वारा, अपने अंतःकरण के इसके आत्मबल के द्वारा सूक्ष्म की घटनाओं को बदला जा सकता है, रिवर्ट किया जा सकता है ना। वहां पर कुछ भी हेरफेर किया जा सकता है, क्योंकि वो सभी भी सूक्ष्म में है। लेकिन जब ये स्थूल में आ जाता है, जब स्थूल में आ जाता है, तो स्थूल में आने से जो है, फिर जब पदार्थ में एक बार बदल गई घटना जो है, तो फिर पदार्थ को, क्योंकि जड़ होता है, तो जड़ में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। जड़ का तो मतलब ही है, जड़ का तो नियम ही है कि जो ये हो गया वो एज इट इज हो गया, है ना। जड़ का मतलब उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन चेतन में हमेशा परिवर्तन चलता रहता है, उसमें संभव भी है। तो चेतन के स्तर पे विधि विधानों को बदलना, सूक्ष्म जगत में विधि विधानों को बदलना, ये आसान रहता है ना। वहां पर लोग अपने आत्मबल से, जो लोग अपने आत्मबल से वहां पर उन शक्तियों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो घटनाओं को बदल भी देते हैं, उनकी दिशा मोड़ भी देते हैं, है ना भैया। जी तो जी। जैसे यही होता है कि मतलब जैसे जो हमारी सीएनसी मशीन्स होती हैं, सूक्ष्म रूप में उसमें एक प्रोग्राम चल रहा होता है, आप प्रोग्राम को बदल दें तो बाहर जो वो चीज बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर जो है अपने आप बदल जाएगा। अब उस स्ट्रक्चर को लेके आप, जो पदार्थ निकल गया उससे, उसको बदलना चाहे तो नहीं बदलेगा, लेकिन सूक्ष्म में आप प्रोग्राम बदल देंगे, तो फिर वो जो स्ट्रक्चर भी उसके अनुसार बदलता चला जाएगा। जी भैया, समझ पाया इसको। और मुझे लगता है कि यही बात कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं क्या गीता के समय कि जिसमें वो दिखाते हैं कि सब लोग, मतलब सबकी जो है मृत्यु हो चुकी है, बस तुम्हें कार्य करना है, ऐसा नहीं है कि वो, तो उसी ये इसी स्तर की बात हो रही थी, मतलब उस अध्याय में इसी स्तर की बात हो रही थी क्या भैया, अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में, गीता गीता के उस अध्याय में। बिल्कुल भैया, उसी स्तर की, जैसे ये है ना कि मतलब फिल्म है, तो जैसे वो सिनेमा हॉल में फिल्म होती है ना, वो सारी की सारी फिल्म पहले से रिकॉर्डेड है, पूरी की पूरी, है ना। अब हम लोगों को दृश्य में तो तब आएगी जब वो उसके लेंस के सामने से होके गुजरेगी, है ना, तभी हमें लगेगा ये दृश्य होगा, लेकिन वो तो पहले ही घट चुके हैं सारे के सारे दृश्य। जी भैया, ठीक है भैया। प्रहलाद भैया का भी हैंड रेज है। जी जी, प्रहलाद जी भाई साहब। सबों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा एक प्रश्न था कि ये पूर्वाभ्यास जो है, इसको अतीन्द्रिय क्षमता भी कहा जा सकता है? जी भाई साहब, पूर्वाभास को अतीन्द्रिय क्षमता भी कह सकते हैं, है ना। तो जो स्थूल इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, लेकिन अति इंद्रिय क्षमताओं द्वारा पकड़ में आ जाता है, तो बिल्कुल जो है हम इसको अतीन्द्रिय क्षमता बोल सकते हैं। और तो इसीलिए गुरुदेव अपने ध्यान में, पंचकोश के ध्यान में बताते हैं, विज्ञानमय कोश में अतीन्द्रिय क्षमता जागरण और दिव्य दृष्टि जागरण, श्रद्धा भक्ति जागरण। तो अतीन्द्रिय क्षमता का एक पार्ट यह भी है, ये थोड़ा हम कंफ्यूज कर रहे थे, अच्छी बात है। ये पर काया प्रवेश,
विचार संप्रेषण, ये सब तो अतीन्द्रिय क्षमता है ही। लेकिन अगर कुछ भाई साहब को ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ अतीन्द्रिय क्षमता का विकास उनमें हुआ है। हम इस रूप में लेते हैं। अब पता नहीं सही या गलत। जी भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है। और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि केवल शांतिलाल भैया इसको महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पूर्वाभास हो जाती हैं। जैसे विवेक भैया भी बोल रहे थे कि बहुत सारे गायत्री भजन वो जो है विवेक भैया कह रहे थे हमारी माता जी को पता लग जाता था, है ना, कि उनको जो है कोई बीमार है तो तुरंत पता लग जाता था। तो ये जो है बड़े सामान्य स्तर पर जो है सपनों में ये मालूम पड़ जाती हैं। लेकिन जो लोग और थोड़ी उच्च स्तरीय साधना इत्यादि करते हैं तो उनकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जो है जैसे जैसे जागृत होती हैं तो फिर जागृत अवस्था में भी या ध्यान की अवस्था में भी फिर उनको पकड़ लेते हैं। जी। सुमन दीदी आपका हैंड रेस था। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। शांति भैया का तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन फिर भी मतलब बाबूजी के मुंह से हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि योग वशिष्ठ में बोलते हैं कि ये जगत है ही नहीं, ये सब जो है ना फिल्म की तरह चल रहा है। ये बहुत आश्चर्य है। उपनिषद भी कहता है अहोनु चित्रम, कितनी विचित्रता भरी हुई है। तो सारी घटनाएं घट चुकी है ऑलरेडी, हम केवल उसको पाठ कर रहे हैं। ये गुरुदेव भी कहते हैं, सब कहता है। तो ये समाधान ना, एक वर्ड आता है योग वशिष्ठ में ही, एक वर्ड आता है काला त्यानी न्याय, कुछ ऐसा है कि प्रारब्ध में जो हुआ है ना वो आपको फलित होकर ही रहेगा। साधना से अगर बड़े बड़े साधक है तो वो काट लेते हैं। एक तो हम लोग जैसे और मेरा एक और क्वेश्चन है, ये मैं बताई उसके लिए। दूसरा कि मुझे तो हमेशा फल के सपने आते हैं भैया। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं देखूंगी एक ठेला ग्रेप्स का है, मतलब कुछ भी, केवल खाना का ही सपना आता है, पता नहीं क्यों आता है। और नहीं तो मुझे एक ही सपना आएगा, मैं ऊपर से धड़ाम नीचे गिर गई। तो थोड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन करिए प्लीज। हाँ दीदी, तो इसमें ये होता है कि मतलब हमारे चित्त में जो है घटनाएं कुछ ना कुछ जैसे हमारे इसमें ये घटित हो रही होती है अंतःकरण में, तो हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन चित्त उनको स्वप्न के रूप में प्रस्तुत करने लगता है ना। तो जैसे कभी कभी खाने के स्वप्न आ रहे हैं, तो खाने में कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कभी इस तरीके से हुआ कि अंतःकरण जो है मान लो हम लोग को बहुत भूख लगी हुई है, या अंतःकरण बहुत किसी चीज को खाने के लिए बहुत ही वो कर रहा है ना, बहुत डिमांड कर रहा है उसकी। हमारी वृत्तियां इस तरीके से हैं कि उसको बहुत डिमांड कर रही हैं और हम उसको दे नहीं रहे। हमने उसको बाहर से रोक लगाया हुआ है। लेकिन वो कैसे पूरा करेगा? जब हम सो जाएंगे तब तो हमारे जो है अचेतन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर अचेतन जो क्या करेगा उसको, कि वो अपने हिसाब से पूरा कर लेगा, अपनी वृत्ति को पूरा कर लेगा वो। अगर उसको भोजन की कभी होता है ना, कभी हमें बहुत भूख लगी होती है, भूख में सो जाए तो पूरा जो है खाने के स्वप्न आते रहते हैं कि हम ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, है ना। तो चेतन मस्तिष्क से ही तो हम रुके हुए थे, लेकिन अचेतन पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो जैसे ही चेतन का नियंत्रण हटता है तो अचेतन अपना जो है वो अपना सूक्ष्म रूप में ही वो सब काम कर लेता है। इसी तरीके से चाहे खाने के प्रति वासना हो, चाहे काम वासना हो, है ना, काम वासना की भी अचेतन मन जो है अपने हिसाब से पूर्ति कर लेता है, जो भी जैसा भी हो। कुछ कुछ जैसे कुसंस्कारों का हमारा निर्मूलन होता है ना। तो कुसंस्कारों का जब निर्मूलन होता है तो गुरुदेव ने कहा है उसके स्वप्न भी अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी कभी हमें भयंकर भयंकर वो दिखाई देते हैं, जीव जंतु उसमें, जानवर दिखाई देते हैं उसमें, है ना, स्वप्न में डराते हुए दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव इसका मतलब ये बताते हैं कि मतलब जैसा कोई कुसंस्कार जो है आपका जाने वाला है और जाते जाते एक बार भयंकर रूप दिखाता है ना। जैसे ये होता है ना कि मतलब कोई जैसे कहते हैं दीपक जो है, दीपक जब बुझने को होता है तो एक बार बड़ी तेज लौ दिखाता है। तो कोई भी कुसंस्कार जाने वाला होता है तो बड़ी तेज एक बार लौ दिखाता है। अब वो चेतन में तो अब मान लीजिए उसको नहीं दिखा पा रहा है, तो अचेतन में कोई ना कोई भयंकर जानवर का रूप धारण करके वो फिर जो है उसको दिखाने लगेगा वो, है ना।
तो जो हमारे अंतःकरण में जो चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो वो बैकग्राउंड की चीजें जो है वो हमारे चेतन में जब जागृत समय में तो नहीं पता लगती, लेकिन जब सो जाते हैं तो फिर अचेतन मन उसको अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट करके फिर उसकी फिल्म दिखाने लगता है। वैसे तो फल देखना शुभ होता है ना, कि ये भी अच्छा साइन बोला गया है, आध्यात्मिक प्रगति का साइन बोला गया है। फल देखना, देवालय को देखना, वायुयान में यात्रा करना, इस तरीके से कुछ ये होते हैं। जो आपने कहा कि नीचे गिरने का आता है, मुझे कई बार जो है स्वप्न आता था प्लेन क्रैश का, कई बार स्वप्न आता था, कितनी बार प्लेन क्रैश का स्वप्न आया कि मैं प्लेन में बैठा हूँ, क्रैश हो गया। तो ये कभी कभी पूर्व जन्म की घटनाएं या कोई अचेतन में हमारे पड़ी होती हैं, जो बार बार जो है घटित होकर हमें जो है वो दिखाती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहता है दीदी। मनीषा दीदी आपका हैंड रेज है जी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी भैया, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जो भी मुझे सपने आते हैं और कोई काम शुरू होता है, जैसे मुझे कहीं जाना है, तो भैया मैं सुबह हो जाती है लेकिन जा नहीं पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। कभी रास्ता भूल जाती हूँ, कभी कोई सामान भूल जाती हूँ, फिर उसे वापस लेने जाती हूँ, फिर वापस लेने जाती हूँ तो वहाँ खो जाती हूँ छोटी छोटी गलियों में। और भैया सुबह हो जाती है लेकिन मैं मंजिल तक नहीं पहुँच पाती। और ऐसे ही किसी काम की बात है, कोई काम मैंने शुरू करा है, मान लो कोई गेस्ट आया घर में और उसे मुझे खाना खिलाना है, पूरी रात चली जाएगी भैया लेकिन खाना नहीं खिला पाती, कुछ ना कुछ कमी रहती रहती है। तो ये क्या होता है भैया? मतलब अधूरा ही रहता है काम, कभी पूरा ही नहीं होता। सुबह हो जाती है, आँख खुल जाती है, लेकिन काम अधूरा ही रह जाता है। इसका समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों होता है। जी भैया। दी देखिए इसमें, हाँ तो देखिए अगर सुबह हो गई तो ये इसमें ये हमारा ये करता है, जैसे हमारा अचेतन मन हमें ये बताता है कि चीजों को और हमें सीक्वेंशियल और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कि मतलब जैसे हम कभी ये करते हैं ना कि मतलब कोई भी काम शुरू किया तो हमने प्लान नहीं किया उसे, जैसे तैसे हमने शुरू कर दी। अरे इको आ रहा जी भैया। है। हाँ तो एक बार आपके नहीं आ रहा है शायद। हाँ तो जैसे हम कोई काम करते हैं तो ये आपके स्वप्न की अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था में भी अगर देखें तो जागृत अवस्था में भी जब कोई काम किया जाता है तो दो तरीके से होता है कि काम करना शुरू किया, हमने कोई प्लानिंग नहीं की उसकी कि उसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम सीधा करने लग गए और जैसी जैसी परिस्थितियां आई वैसे वैसे उसको उस तरीके से करने लग गए। तो उसमें कभी डाउट भी रहता है वो काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, है ना। और दूसरा होता है उसकी पूरी वेल प्लान करके उसकी एक योजना बना के काम किया जाता है। जब योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है तो वो योजनाबद्ध तरीके से कि हमारा इस समय में ऐसे ऐसे ये आएगा तो हम ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे और इतने समय में हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये, अगर हमें इस तरीके से कुछ आभास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा अचेतन मस्तिष्क हमें ये बोलता है कि कि हमें थोड़ा और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, एक एक प्लान बना के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो है जब भी देखिए बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उसका बना लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं और एक एक चीज का उसी ब्लूप्रिंट पर जो है माथा पच्ची करके इसमें ये नहीं तो ये दिक्कत आएगी, ये नहीं तो ये दिक्कत आएगी, सारा का सारी उनकी एरर फॉल्ट होती है। 99% फॉल्ट जो है पूरी कागज में ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर जब उनकी स्ट्रक्चर बनती है, मकान बनता है, तो फिर उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लिया गया और लास्ट तक बन जाता है। लेकिन छोटे मोटे लोग, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, गांव में मकान बनते हैं, कोई प्लान नहीं होता है। मतलब ये दीवार उठानी चालू की, फिर उसके बाद किया अरे यार इसमें तो ये अलमारी भी होती और यहाँ नाली बन जाती, यहाँ एक पाइप लगा देते, वो बाद में सब ख्याल आता है। तो वो फिर जो है वो इसी तरीके से कुछ का कुछ बन जाता है। हम प्लान तो कुछ करके चले तो कुछ का कुछ बन जाता है ना। तो इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया जाता है
वो पूरा का पूरा जो है व्यवस्थित तरीके से काम होता है और वो व्यवस्थित ढंग से ही वो खत्म होता है। तो इसलिए हमारी हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा बार बार ये कहता हो व्यवस्थित तरीके से हमें ये करना चाहिए। हमें जो है एक स्वप्न बार बार आता था कि जो है हम स्टेशन पे गए, हमारी ट्रेन छूट गई। हर बार ये स्वप्न आता था कि हम स्टेशन पे गए, हमारी ट्रेन छूट गई। मतलब ये तो हमने मतलब इसका गहनता से इजी भैया, एनालिसिस यही हम करने का पूछने प्रयास वाले किया। थे आपसे। मेरी ट्रेन हमेशा छूटती थी, यही प्रश्न हम आपसे करने वाले थे। अच्छा। तो प्लेटफार्म में ऐसे मैं जो दौड़ते दौड़ते ट्रेन आती थी, दौड़ते दौड़ते छूटती थी, और ये हमेशा आती है। अब तो कम हो गई, पहले सफर करते थे। तो ये प्रश्न कई बार हम पर पूछना चाह रहे थे, और आज आपने जी भाई साहब, तो स्वप्न में क्या था ना कि स्वप्न हमेशा हमेशा में आता था कि मतलब मेरी जो है ये छूट गई और ट्रेन छूट गई, मैं स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन छूट गई ये। तो फिर मैंने उसको गौर से उसको एनालिसिस करने का प्रयास किया। तो तो हमने सोचा, जब ये इस तथ्य पे पहुंचे हम कि अभी समय के साथ चलने की हमारी आदत पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। इसीलिए बार बार सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है बार बार हमें चेताता है कि तुम समय से पीछे चल रहे हो, है ना? तो हमने उसको व्यवस्थित किया और वो करने में अब बहुत दिनों से वो सपना नहीं आया। अब आता भी है तो बहुत कभी सपना आता होगा, नहीं तो हमें जो है बार-बार ये सपने दिखाई देता था। तो जैसे ही हमने इसको अपनी आदत को सुधारना प्रारंभ किया, समय के साथ चलना प्रारंभ किया, तो अब ये सपना नहीं आता है। तो ये जैसे-जैसे हम तो मतलब हमारे जो अचेतन में आदतें होती हैं ना, तो अचेतन मन कोई ना कोई दृश्य बनाकर जो हमें दिखाता रहता है। जो हम चेतन में जागृत अवस्था में जिन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उनको स्वप्नों के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जी। जी, मनीषा जी, आपका कुछ समाधान हुआ होगा? बिल्कुल भैया, समाधान हुआ कुछ। जी जी, भैया, जी। धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद। हाँ, राजीव भैया। जी सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। भैया, मुझे सपना नहीं आती है। मैं जैसे दिन में सोचता हूँ कि कल मैं एक क्वेश्चन करूंगा, या आपके क्लास में या बाबूजी की क्लास में, लेकिन अभी क्वेश्चन करने के पहले ही जो मैं पूछने वाला होता हूँ, वो क्वेश्चन कोई भाई बहन पूछ देते हैं और उसका आंसर मुझे मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने मित्र से बात करना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि थोड़ा देर बाद में फोन करूंगा, तो 5 मिनट या 10 मिनट बाद में उसका फोन चला जाता है। और ये 4-5 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह, यानी घर में कहीं भी रहता हूँ या स्कूल में रहता हूँ, तो लगता है कि आपकी आवाज़, अमन भैया की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। या तो क्लास कर रहे हैं, या तो मुझे बुला रहे हैं, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, या तो यज्ञ करा रहे हैं। ये दिन भर में लगभग 20 बार से ज़्यादा ही मुझे फ़ील होता है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं रिकॉर्डिंग खोलकर मोबाइल में रखा हुआ हूँ। कभी-कभी मैं मोबाइल देखता हूँ, तो मोबाइल में तो कुछ रहता नहीं है, और हमेशा मुझे यही फीलिंग होता है कि अमीन भैया कुछ ना कुछ कह रहे हैं या क्लास कर रहे हैं। जी भैया, तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपने ये बात कही कि हम सोचते हैं जैसे मित्र के बारे में, फ़ोन करें और फ़ोन आ जाता है, या कोई काम सोचते हैं, कोई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है, तो उसका आंसर पहले से कोई कर देता है ना? तो देखिए यही बात है कि हमारा जो अचेतन मन जो होता है, जैसे पहले भी जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अचेतन मन को आपने कोई टास्क दे दिया और वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है, हमें नहीं मालूम लेकिन वो बैकग्राउंड में काम करता है। तो बैकग्राउंड में काम करता है और समाधान खोज के ले आता है। अब जैसे कोई प्रश्न है, तो प्रश्न आपके मस्तिष्क से जैसे ही निकला, वो पता नहीं कितने लोगों के मस्तिष्क को स्पर्श करेगा, और वो वातावरण में घूमता अगर कोई नहीं आंसर करेगा, तो अपने आप आंसर लेके आपके पास वापस भी आ जाएगा। आपको उसका आंसर स्वयं ही मिल जाएगा, है ना? तो एक तो चीज़ ये है। और जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भले ही स्थूल रूप से उससे जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन आपके जो थॉट्स की, विचारों की जो अनंत शक्ति होती है, जो हमने इसमें चेतन, अचेतन, सुपर चेतन में पहले ही पढ़ा था, विचारों की अनंत शक्ति होती है, ये प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं, इसलिए कालातीत होते हैं। तो आपने कोई सोचा तो आपके फ्रेंड के मस्तिष्क को ये जाके तुरंत स्पर्श कर लेता है,
और स्पर्श करके आपके संदेश को वहां पहुंचा देता है। तो उनके भी मन में होता है कि भाई चलो उनको फोन किया जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है पहले ही हमारे सूक्ष्म के, अब ये है ना कि ये डिपेंड करता है कि हमारा विचार कितना प्रबल है। जितनी प्राण शक्ति हमारे विचार में अधिक होगी उतना ही वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। अगर विचार कमजोर है, दुर्बल है, तो थोड़े स्थान तक जाके वो खत्म हो जाएगा। जैसे होता है ना, सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल जब ट्रेवल करते हैं तो बीच बीच में उसमें बूस्टर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ कमजोर पड़े तो उसको जो है बूस्ट कर दिया जाता है सिग्नल को, फिर वो आगे तक चलते हैं, फिर उसको बूस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके जो है अगर हमारा विचार जो है बहुत ही प्रबल है तो वो जरूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच के वो काम कर देता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। जी भैया। भैया लेकिन हम दिन भर में आप ही के बारे माने आप ही की आवाज सुनते रहते हैं। हाँ, तो उसका तो भैया ये है, जब देखिए। भी देखते हैं लगता है ऐसे कि मैं आपके रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, या हाँ आप जग कर आ रहे हैं, या मैं मतलब लगभग 15-20 बार से अधिक हो जा रहा है। और मैं कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मोबाइल में ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, मोबाइल में कुछ नहीं रहता है। हाँ, जैसे तो कि भैया उसमें, हाँ जी जी, जी बोला जाए। हाँ, तो उसमें देखिए ये होता है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है ना। तो शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। तो जैसे जो भी शब्द अभी भी बोलेंगे ये नष्ट नहीं होंगे, ये उसमें सूक्ष्म जगत में घूमते रहेंगे। जैसे ही आपका मस्तिष्क उसमें ट्यून होगा, है ना, तो वो शब्द आपको अक्षर से सुनाई देने लगेंगे। तो जैसे कभी कभी ऐसी चीज आती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग गुरुदेव गायत्री मंत्र बोलते हैं या माता जी गायत्री मंत्र बोलती हैं, तो हम लोग सुन रहे होते हैं उसको, सुबह सुबह मंत्र लेखन कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि माता जी मंत्र मंत्र बोल रही हैं और हम उसी के साथ लिखते चले जा रहे हैं उसी स्पीड से, या गुरुदेव मंत्र बोल रहे हैं, है ना। तो सूक्ष्म में सारी ध्वनियां जो है चल रही होती हैं। हमारा मस्तिष्क जिससे ट्यून हो जाए वही ध्वनि को पकड़ने लगता है और ऐसा लगता है कि वो ध्वनि बिल्कुल एकदम साक्षात सुनाई दे रही है। तो शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता है, इसको कभी भी, इसकी ध्वनि को कभी भी हमारा मस्तिष्क जैसे ही, अब वो किसी कारण से भी ट्यून हो सकता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति से आपकी बहुत आत्मीयता है, हो सकता है कि उस व्यक्ति से जो आपको बहुत जुड़ाव है या बहुत अधिक सोच रहे हैं, किसी भी माध्यम से ट्यूनिंग हो सकती है और वो ट्यूनिंग से जो है वो फिर वो पूरा का पूरा प्रसारण अपने अंदर उतरने लगता है भैया। जी जी भैया, जी। बस सही है कि आपसे ज्यादा लगाव हो गया है, ज्यादा ही मैंने सोचते रहते हैं और आप ही का रिकॉर्डिंग ज्यादा सुनते रहते हैं, इसीलिए हो सकता भैया, है। हाँ देखिए, हम जी सभी प्रणाम। लोग जो है आत्मीयता के संबंध से जुड़े हैं गुरुदेव के माध्यम से। तो ये है जी। प्रणव, प्रणव मिश्रा जी। जी भैया प्रणाम। हम प्रणव की मम्मी बोल रहे हैं। भैया जैसे आप अभी दी चर्चा कर प्रणाम। रहे थे। जी भैया बोले। हाँ दी, बताएं बताएं। जैसे जैसे कि आप अभी चर्चा कर रहे थे कि पहले से सब कुछ निश्चित है, आगे क्या होगा। पर गुरुजी लिखते हैं कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है, तो कैसे ये समझा जाए। बिल्कुल दीदी। अब देखिए, हम लोगों की कुंडली बनती है ना, तो कुंडली बनती है तो कुंडली में जो है ये रहता है, कौन व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ, तो उस नक्षत्र के अनुसार उसका पूरा का पूरा जन्म का फल निर्धारित हो जाता है ना। लेकिन जी लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो किसी भी फल को कम या ज्यादा कर सकता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। प्रारब्ध तो जो है जो बन गए हैं, है ना। लेकिन बाकी अपने कर्म के अनुसार जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको कर्म की छूट मिली हुई है, उसको अपना भविष्य निर्माण करने की छूट मिली हुई है। भाई एक व्यवस्था तो जो पुरानी हमारे साथ जुड़ी है वो तो होगी होगी, लेकिन अगर हम अपना कर्म करते हैं, अगर हम अपना जो है मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो उसके अनुसार हमारा जो भविष्य भी बदलने लगता है। उसके आउटपुट के अनुसार हमारा भविष्य जो बदलने लगता है। जैसा हमारा वर्तमान में कर्म होगा उसी के अनुसार हमें उसका फल जो है कम या ज्यादा मिलता हुआ चला जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए भविष्य में उसका बंधा हुआ कि बहुत अच्छा मिलना है, उसको बहुत कुछ मिलने वाला है उसके पूर्व जन्मों के कारण, लेकिन वर्तमान में उसके कर्म खराब है ना। तो वर्तमान में अगर कर्म खराब है तो हो सकता है उसका फल जो है जितना उसको मिलना था उससे कम हो जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ कम मिलना है और अभी उसका जो है उसका वर्तमान में कर्म बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उस कर्म के अनुसार उसको जो कम मिलना था वो बहुत ज्यादा मिल जाए।
तो ये वर्तमान कर्म के अनुसार हमारा जो है ये फल भी, जो भविष्य का फल निर्धारित है वो भी बदलता रहता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वो अपने फल वाले विधान को भी अतिक्रमण कर सकता है। जी जी भैया। जी दीदी। प्रणाम। जी मंजू दीदी। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। कह रहे हमको परीक्षा का स्वप्न आता है हर समय। पूरी रात पूरे नींद में एक भी लाइन लिख नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। अब पूरी रात पीड़ा में रहते हैं। अब नींद खुलती है तब लगता है कि जान में जान आता है। पूरे एग्जामिनेशन हॉल में कभी स्याही गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ऐसे स्वप्न आते हैं हर समय। इधर अब कुछ कम हो गए, पहले तो बहुत आते थे। हाँ तो ऐसा दीदी क्या एक तो होता है? आपकी, हाँ परीक्षा के स्वप्न आते हैं ये वाले। हाँ, परीक्षा के स्वप्न। परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं कॉपी में, ऐसा। हाँ पूरे एग्जामिनेशन पीरियड में एकदम मैंने इतनी मैंने कष्ट, इतना कष्ट होता है कि उसका हिसाब ही नहीं है। कि क्यों नहीं लिख पाए, क्यों नहीं। जब नींद खुलती है तब जान में जान आता है कि स्वप्न था। हाँ दीदी, तो पहले हमें भी ऐसे स्वप्न आया करते थे, है ना, कि कल ही मेरा हम्म। एग्जाम है और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स जो है अभी बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है और सारा कोर्स पढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे हमें भी आते थे स्वप्न, है ना। तो इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है, हमें बार बार चेताता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम लोग आए हैं वो लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए और तैयारी करें। मतलब जो बाकी सब काम तो कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल जो काम था, हम्म। है ना, तो वो अभी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए अपनी अभी से तैयारी करें अच्छे से। तो इस हम्म। तरीके से हमें भी लगता था, हमें पहले आया करते थे स्वप्न। नहीं तो हम तो एग्जामिनेशन कॉपी मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, कभी कॉपी फट जाएगी, कभी क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ डिस्टरबेंस होगा, और एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा। एक स्वप्न में हमेशा हाँ कभी नहीं हुआ है कि हम लिखे हों स्वप्न में। हाँ, तो उसमें यही इतना है कि कष्ट होता उसमें है। कष्ट नहीं, अचेतन मन हमें यही कहता है कि ये परीक्षा जो आगे देनी है उसके लिए तैयार रहा जाए, है ना। तो उसके लिए जो तैयार रहा जाए, तो इसलिए बार बार चेताता रहता है। हमें सबको अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए। जी ठीक मीना है दीदी, भैया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया मथुरा से फोन आया था। हेलो। अच्छा, हाँ दीदी दीदी। मथुरा से फोन आया था कि आपका बुक निकल रहा है, सासाराम जाएगा। ठीक है बिल्टी। ठीक है ठीक है, दीदी, मुझे तो ठीक हम है बहन जी। फोन करके बात कर लेंगे अपन लोग। जी हाँ तो सासाराम आएगा तो फिर हम मंगा लेंगे सासाराम से भी। ठीक है दीदी, कहाँ ठीक है, सासाराम में फोन भी। करके अपन बात ठीक कर लेंगे उस विषय में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक। ठीक है दीदी, ठीक है। अब मीना दीदी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जो मनीषा दीदी, मंजू दीदी, और ये जो बात है ये होता रहा है, लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की है। मेरे साथ भी होती हैं ये चीजें। लेकिन मैं, जैसे होता है ना, जिस चीज से हम थोड़े भयभीत रहते हैं या जिसके प्रति हमारी बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है ना, ये दोनों चीजें काम करती हैं। जैसे दीदी ने परीक्षा का कहा, तो जो भी लोग ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेके सावधान भी रहते हैं ना, जिन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परीक्षा में हम कुछ कर ना पाए, या जो भैया ने कहा कि तैयारी नहीं हो पाई और ऐसे प्रश्न आए, और जो दीदी कह रही हैं कि व्यवस्था नहीं बन पाती, तो जी एक सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके जब हम कई चीजों के प्रति मन में बिठा के रखते हैं ना कि कहीं ऐसे हो गया तो ऐसा ना हो, ये भी चीजें होती हैं। और ये जो सूक्ष्म और इसकी भैया बात हो रही थी, ये तो गुरुदेव ने भी शायद ये कहा था कि लास्ट में उन्होंने 5 वर्ष तक व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। ये जो था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती है, और इन सबको अपने गुरुदेव ने अपने तप से जाके ठीक किया है। और इस समय भी गुरुदेव के प्रवचन में भी है कि तुम्हें तो सिर्फ माला पहननी है और सब कुछ मैं ठीक कर चुका हूँ। तो सूक्ष्म का अर्थ यही होगा ना भैया, कि जो घटना तो जहाँ से आ रही है, जो भी हमारा मूल स्रोत है, स्टार्टिंग होती होगी,
और वो यहाँ प्रत्यक्ष में जब तक आती है उससे पहले का जो समय है उस बीच में उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे भैया बता रहे थे कि सावधानी यदि समझ में आ जाए, जैसे आज के लेख में भी आया है कि अगर उसको पहले ही समझ लिया जाए, उसको अगर हमारा विजन क्लियर हो तो ठीक किया जा सकता है, हम अगर सावधानी बरत लेते। क्योंकि उन्होंने बताया कि ये सर्वे किए गए तब पता लगा, लेकिन तो वही उसके लिए ज़्यादा अधिक ध्यान या जो अंतःकरण की स्वच्छता की बात हो रही थी, तो ये सब होता होगा ना भैया? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। तो ये इसीलिए होता है कि ईश्वर भी हमें इनके माध्यम से सावधान कर देते हैं कि हम अभी से सावधान हो जाएं, और जो है इसको जैसे माता पिता हमारे हमें सावधान करते रहते हैं, इसी तरीके से ईश्वर भी हमें किसी न किसी माध्यम से, घटनाक्रमों के माध्यम से सावधान करते रहते हैं। जी ओम भी आपका हैंड रेस था। जी हाँ भैया प्रणाम। यही था हमारा भी जो दीदी का, डॉक्टर दीदी का था कि परीक्षा वाला यह मेरा कि अभी तो 2 साल इस समय नहीं है इस तरह की के सपने आ रहे हैं, लेकिन पहले आते थे बहुत ज्यादा कि पेन गुम हो जाना, पेपर लेके बैठा हूँ और उसके बाद में कि ऐसी व्यस्तता हो गई कि सभी ने आधा पेपर लिख लिया और मेरा उसी तरह रह गया खाली रह गया। बहुत परेशान, कैसे पूरा होगा, ऐसे बड़ा जब तक सपने टूट ना जाए तब तक बड़ा जो है बड़े परेशान रहते थे पहले। तो वही कहना था कि जो है हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। बाकी अन्य घटनाएं तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि जो भी मैंने कई बार सपने में जो देखा है वो आगे पूरा भी हुआ, यहाँ तक भी पूरा हुआ है कि सिलेक्शन को लेकर के या कहाँ हमको जो है कमरे लेना है, किस जगह पे कमरे लेना है, वो भी दिख गया है कि वहाँ पे जो फ्लैट मैंने लिया है किराए पे, तो वो फ्लैट भी दिख गए हैं, जबकि उस एरिया में उस जिले में कभी गया नहीं था पहले। और जब गया तो जाने के बाद लगता यही तो मैं सपने में देखा था, वही कमरा मिला मुझे। तो ऐसे भी घटनाएं कई बार मेरे साथ हुई है। तो इस तरह की जो है, लेकिन ये वाला परीक्षा वाली हमेशा जो है पहले दिखता रहता था। इस समय तो सब खत्म हो गया है 2 साल से। जी यही कहना था भैया हमको। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें यही है, जैसे जैसे हमारी मनस्थिति व्यवस्थित होती रहती है, और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते हैं, तो जरूर अर्थपूर्ण स्वप्न होते हैं। तो जी, तो ठीक है, समय भी हो गया है, तो हमें लगता है इस विषय को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। और आज के वाचन के लिए और सार प्रस्तुतिकरण के लिए विवेक भैया को बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ में हम लोग जो है आज की कक्षा को ही समाप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ता को धन्यवाद देते हुए आइए यहीं पर इसका समापन करते हैं शांति पाठ के साथ में। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, सभी को प्रणाम।